स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। शिक्षा शास्त्र का ये मॉडल पेपर 9 मार्च के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग वीडियो में कवर करने वाले हैं वो आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आ सकते हैं। तो एक बार चलिए पेपर पैटर्न समझने का प्रयास करते हैं और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको सरल आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हूबहू ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे कुछ निर्देश आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा। इसमें 5 आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर प्रश्न संख्या 2 से लेकर 6 तक आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्न होगा जिसका उत्तर निश्चित होता है। बिल्कुल आपको 1 से 2 लाइन में उत्तर लिखना होता है। फिर 7 से लेकर 12 तक जो है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और प्रत्येक उत्तर लगभग आपको 25 शब्दों में लिखना होगा। और 13 से लेकर 18 तक जो है ये लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। इसका उत्तर सीमा जो रहेगी वो लगभग 50 शब्दों में आपको लिखना होगा। वहीं अगर 19 से 21 की बात करें तो ये पे लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे लगभग 250 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा। बहुविकल्पी क्वेश्चन की बात करें तो 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछेंगे, 5 नंबर का रहेगा। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें है कि मठ व्यवस्था महत्वपूर्ण तत्व था। तो मठ व्यवस्था जो है वो किसका महत्वपूर्ण तत्व था, तो इसमें लिखेंगे वैदिक शिक्षा का, इस्लाम शिक्षा का, जैन शिक्षा का या फिर बौद्ध शिक्षा का। तो यही वाला आपका बौद्ध शिक्षा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे महिला समाख्या का उद्देश्य क्या है। महिला समाख्या का उद्देश्य है शिक्षा के माध्यम में नारियों को शक्तिशाली बनाना। तो यही पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा के माध्यम से नारियों को शक्तिशाली बनाना। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तीसरा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण नहीं है, ये पूछा गया है। तो तीसरे का इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, स्वमूल्यांकन की योग्यता, समायोजनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक अस्थिरता। तो यही आपका तीसरे का घ वाला जो है आपका राइट आंसर रहेगा। अगला यहाँ पे वस्तुनिष्ठ परीक्षण से हम मापन कर सकते हैं। तो क्या मापन कर सकते हैं, उपलब्धि का, विचार प्रक्रिया का, तर्क शक्ति का या फिर लेखन कौशल का। तो चौथे का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे का, उपलब्धि का मापन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि सामाजिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो सामाजिक शिक्षा का उद्देश्य में आप यहाँ पे लिखेंगे शिक्षा प्रमाण पत्र देना, साक्षरता प्रदान करना, मनोरंजन करना या फिर जीवन उपयोगी ज्ञान देना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक शिक्षा है तो जीवन उपयोगी ज्ञान देना, यही इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपके जो है 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें से क्वेश्चन आपके हूबहू आ सकते हैं। बात करते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न की। कुछ इस प्रकार से निश्चित उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 1 नंबर का प्रश्न रहेगा, 1 से 2 लाइन में आपको आंसर लिखना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए इसका उत्तर देखते हैं सिंपल सरल शब्दों में। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में जो है मुस्लिम काल में शिक्षा का जो प्रारंभ वो किस संस्कार से होता था। तो एक लाइन में जवाब बिस्मिल्लाह संस्कार हो जाएगा। जब बालक 4 वर्ष का, 4 महीने का, 4 दिन का होता था तब उससे जो है शिक्षा जो है प्रारंभ होती थी, उसे बिस्मिल्लाह संस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट आरटीई का जो है विस्तारित रूप लिखना है। तो राइट टू एजुकेशन इसको बोलते हैं, शिक्षा का अधिकार। यह अधिनियम 2009 में जो है आया था, तो इसका ये पूरा नाम हो जाएगा। आगे ध्यान रखेंगे एक पॉइंट और आपको बता दें कि आपसे एनसीईआरटी का भी जो है एनसीईआरटी का भी जो है पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि राष्ट्रीय ओपन स्कूल यानी एनआईओएस की स्थापना कब की गई थी। तो नवंबर 1989 में की गई थी, यानी 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है संबंध किस प्रकार के परीक्षण से है। तो ये जवाब हो जाएगा व्यक्तिगत परीक्षण से है, यानी पर्सनालिटी टेस्ट से जो है संबंधित है। इसे प्रक्षेपी विधि से भी संबंधित किया जाता है। तो ये जो है आपका इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि परामर्श के विभिन्न प्रकार क्या हैं। तो आप इसमें ले सकते हैं मुख्य रूप से परामर्श 3 प्रकार के होते हैं। पहला है निर्देशात्मक परामर्श, दूसरा अनिर्देशात्मक परामर्श, तीसरा है समन्वित परामर्श। तो 3 प्रकार के आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका शुरुआत होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसके लिए 4 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। इसको कम से कम 8 से 10 लाइन में जो है आपको पूरा फिनिश करना होगा, ठीक है। कुछ अच्छे से यहाँ पे डायग्राम, कुछ अच्छे से फ्लो चार्ट वगैरह बना के आंसर को प्रेजेंट करेंगे तो पूरा का पूरा अंक आपको यहाँ से प्राप्त होगा। आइए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, एक एक करके समझेंगे।
तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि वैदिक काल में गुरु और शिष्य के जो संबंध है उस पर प्रकाश डालिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि वैदिक काल में यानी प्राचीन काल में भी पूछा जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें क्वेश्चन सेम टू सेम ना पूछकर थोड़ा सा चेंज कर देता है, थोड़ा सा परिवर्तन कर देता है। जैसे क्वेश्चन यही है कि वैदिक काल में गुरु और शिष्य का संबंध कैसा था, यहाँ पे चेंज कर देगा, लिख देगा कि प्राचीन काल में गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता था, उस पर टिप्पणी लिखिए। तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि क्वेश्चन घुमा दिया है, कैसे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इसलिए क्वेश्चन का पैटर्न समझने का प्रयास करेंगे। इसकी जगह पे प्राचीन काल भी पूछ सकता है। ठीक है, अब इसके बारे में लिखेंगे। वैदिक काल में गुरु शिष्य का संबंध बहुत निकट और आदर्श होता था। शिष्य गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। गुरु शिष्य को ज्ञान, अनुशासन और अच्छे संस्कार सिखाते थे तथा शिष्य गुरु का सम्मान और आज्ञा का पालन करते थे। इस प्रकार से कहानी में अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न आपके सामने कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लॉर्ड मैकाले का तटस्थ मूल्यांकन कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन घुमा देगा और आपसे पूछ लेगा कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में लॉर्ड मैकाले का क्या योगदान था, उसके बारे में लिखिए। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बस आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझना कि किस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। इसके बारे में आप लिखेंगे, मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो प्रणाली थी उसको लागू किया। इससे आधुनिक ज्ञान और विज्ञान का प्रसार हुआ, लेकिन इसके कारण भारतीय भाषाओं और पारंपरिक शिक्षा का नुकसान भी पहुंचा। इसीलिए उनका योगदान कुछ हद तक लाभकारी रहा, लेकिन कुछ हद तक हानिकारक भी माना जाता है। तो ये इनका हो गया मूल्यांकन कि कैसे जो है पॉजिटिव और कैसे निगेटिव जो है प्रभाव पड़ा था भारतीय शिक्षा व्यवस्था में। ठीक है, आगे लिख सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि आपके विचार अनुसार शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के क्या आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो अपने विचार आप प्रकट कर दीजिए। आपका विचार पूछा गया है तो लिखेंगे, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना आवश्यक है क्योंकि इससे ज्ञान, कौशल और सोचने की क्षमता बढ़ती है। अच्छी शिक्षा से व्यक्ति अच्छा नागरिक बनता है और देश का सामाजिक और आर्थिक विकास होता है। इस प्रकार से आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं सिंपल क्वेश्चन का उत्तर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जन्मजात रुचि को 100 उदाहरण जो है आपको बताना है। इन्हें सिंपल भाषा में कहा जाए, जो बच्चों के अंदर जन्मजात इंटरेस्ट होता है, रुचि होता है, उसके उदाहरण सहित आपको बताना है। तो आप इसमें लिखेंगे, जन्मजात रुचि वह रुचि होती है जो व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद होती है। ठीक है, जैसे छोटे बच्चों को खेलना, संगीत सुनना, चित्र का बनाना, ये सब जो है कुछ बच्चों के अंदर बचपन से ही रुचि हो जाती है, उनको वही चीज़ पसंद होने लगता है। तो ऐसे एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य क्या है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य जो है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को सुरक्षित रखना, मानसिक समस्याओं को रोकथाम करना। अगला है व्यक्तिगत को संतुलित विकास करना और व्यक्ति को समाज में अच्छे संयोजन करने योग्य बनाना। इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, स्पष्ट कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हाईलाइट कर लीजिए। क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, इसको आपको बताना है। तो उसमें लिखेंगे, बुद्धि वह क्षमता है जिससे व्यक्ति सोचता है, समझता है और समस्याओं को समाधान करता है। अमूर्त चिंतन का अर्थ यहाँ पे है ऐसे विचारों के बारे में सोचना जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो जैसे कि आप अपने दिमाग में कुछ सोचते हैं तो क्या वो दिखाई देता है? अमूर्त का मतलब दिखाई ना देना, वो दिखाई नहीं देता है। तो हम जो विचार अपने मन में प्रकट करते हैं, जो हमारे मन में जो थॉट चलते हैं, वो अमूर्त चिंतन मतलब दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए इसे बुद्धि को अमूर्त चिंतन कहा गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे शुरुआत होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। जब आप उत्तर इसका लिखेंगे तो 6 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होगा और इसका उत्तर कम से कम एक पेज में जब आप लिखेंगे तब जाके पूरा नंबर मिलेगा। उसके साथ में आपको छोटा सा डायग्राम, फ्लो चार्ट, कुछ ऐसे सेंटेंस के साथ आपको उत्तर लिखना है, तब जाके पूरा अंक आपको यहाँ से प्राप्त होगा। आइए उसके आधार पर समझाने का प्रयास करते हैं कैसे आप उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तित्व
व्यक्तित्व की मनोविश्लेषण विधि की व्याख्या कीजिए। तो जो व्यक्तित्व है उसके मनोविश्लेषण विधि के बारे में आपको बताना है, तो आप इसमें लिखेंगे मनोविश्लेषण विधि व्यक्तित्व का अध्ययन करने का एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके अनुसार व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व पर उसके अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड का गहरा प्रभाव होता है। इस सिद्धांत को सिगमंड फ्रायड ने दिया है। किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने दिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जा सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिगमंड फ्रायड ये मनोविश्लेषण विधि जो है इसने दिया है। अब इसमें मुख्य बातें क्या हैं, तो आप इसमें लिखेंगे मुख्य बातों में कि व्यक्ति के व्यवहार के कारण अचेतन मन में छिपी इच्छाएं होती हैं वो कहीं कहीं जागृत होती है। ठीक है, बचपन के अनुभव व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, ये आपका पॉइंट आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं मन के 3 भाग होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका। इस विधि से व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है, यानी जो व्यक्ति होता है उसके व्यवहार को हम समझ सकते हैं मनोविश्लेषण विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में जो है मदन मोहन मालवीय के विचारों का वर्णन कीजिए। तो मदन मोहन मालवीय जो है वो शिक्षा के जो पाठ्यक्रम जो सिलेबस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो मदन मोहन मालवीय कैसा चाहते थे, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो लिखेंगे मालवीय जी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम समग्र विकास वाला होना चाहिए। समग्र विकास का मतलब आगे विचार देखिए, इनका भी पता चल जाएगा। विचार में लिखेंगे पाठ्यक्रम में नैतिक और धार्मिक शिक्षा का स्थान मिलना चाहिए, यानी सिलेबस ऐसा होना चाहिए जो नैतिक विकास करे और धार्मिक शिक्षा प्रदान करे। ठीक है, आगे है भारतीय संस्कृति और परंपराओं का ज्ञान दिया जाना चाहिए, यानी जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, उसके बारे में भी सिलेबस में होना चाहिए। आगे है विज्ञान और तकनीकी शिक्षा भी महत्व इन्होंने दिया है। नेक्स्ट है शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण और राष्ट्र का सेवा भी होना चाहिए। तो ऐसा सिलेबस होना चाहिए जिससे कहीं न कहीं व्यक्ति के विकास के साथ साथ देश का भी विकास हो और उसकी जो भारतीय संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, वो भी उसका भी समावेश होना चाहिए। इस प्रकार उनका पाठ्यक्रम आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक पर आधारित होना चाहिए था। ठीक है, इस प्रकार से इनके बारे में लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन है कि दंड क्या है, शिक्षा में इसकी उपयोगिता क्या है। तो आप लिखेंगे दंड का अर्थ होता है विद्यार्थी की जो कोई गलती होती है या अनुशासनहीनता होता है उस पर सुधारने के लिए दिए जाने वाली जो सजा होती है उसी को दंड कहते हैं। अब इसकी क्या उपयोगिता होती है, तो आप यहाँ पे सिंपल भाषा में लिख सकते हैं शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है, विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करता है, गलत व्यवहार को सुधारने में मदद करता है, विद्यार्थियों को कर्तव्य और जिम्मेदारी का बोध कराता है, विद्यालयों में नियम पालन करने का आदत बनाती है। तो इस प्रकार से आप अपने ऊपर से लेकर समझ सकते हैं कि अगर आप एक अच्छे बच्चे रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, कोई गलती नहीं करते हैं, तो कैसा शिक्षा व्यवस्था रहेगा, क्या योगदान रहेगा, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। लेकिन आज के समय में सारे दंड उचित नहीं माना जाता है, बल्कि सुधारात्मक उपाय पर जोर दिया जाता है। मारना अपराध हो चुका है अब। ठीक है, आगे यहाँ पे नेक्स्ट है सीखने में प्रभाव के नियम को स्पष्ट कीजिए। प्रभाव का नियम कैसे सीखने में मदद करता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो उसमें लिखेंगे प्रभाव के नियम सीखने का महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने? थॉर्नडाइक ने दिया है। इसके अनुसार यदि किसी कार्य का परिणाम सुखद और संतोषजनक होते हैं तो व्यक्ति उस कार्य को बार बार करने की कोशिश करता है। यदि परिणाम असंतोषजनक होता है तो व्यक्ति उसे कार्य करने में जो है दोबारा काम करना नहीं चाहेगा। यानी सिंपल सी भाषा में कहा जाए, अगर आपके जो है रिजल्ट अच्छा आते हैं, बढ़िया आप टॉपर की लिस्ट में आते हैं, तो आपको आगे पढ़ने में प्रशंसा होगी, आपको पढ़ने में अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं या अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर कम आया तो पढ़ने का मन भी नहीं करता है। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, यदि छात्र को सही उत्तर देने में प्रशंसा मिलती है तो वह अधिक पढ़ाई करने के लिए प्रेरित होता है। जैसे मान लीजिए क्लास में आपके टीचर ने आपसे सवाल किया, आपने सवाल का जवाब दे दिया और आपके सवाल का जवाब सुनकर टीचर ने कहा
वाह भाई वेरी गुड, बहुत अच्छा, कितना बढ़िया जवाब दिया हो, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। अगर ऐसा आपको वो सम्मान दे देता है तो आगे आप और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहे कितना घटिया बताए हो, गलत बताए हो, इज्जत पूरा इज्जत उतार दे क्लास में, तो समझ लीजिए कि आप दोबारा खड़े होकर बताने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो वही है प्रशंसा, ठीक है, अच्छे से लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि बुद्धि और ज्ञान में अंतर बताइए। तो क्वेश्चन रिपीटेड है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बुद्धि और ज्ञान में अंतर बताना है, तो पहले बुद्धि को देख लीजिए फिर ज्ञान को देखते हैं। बुद्धि जन्मजात मानसिक क्षमता होती है। जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो बुद्धि उनके जन्म के अनुसार जैसा होता है विकसित हो जाता है और फिर धीरे धीरे और डेवलप होता चला जाता है। आगे पॉइंट ले सकते हैं, इससे व्यक्ति सोचने समझने और समस्या को हल करने की शक्ति प्राप्त करता है। आगे इसमें ले सकते हैं कि बुद्धि व्यक्ति के मानसिक योग्यता को दर्शाती है। बुद्धि का विकास सीमित होता है, एक समय होता है जब बुद्धि बहुत तेज से बढ़ता है फिर धीरे धीरे डाउन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बुद्धि जो है वो सीमित होता है। आगे ज्ञान के बारे में आप इसमें लिखेंगे, ज्ञान यानी नॉलेज क्या होता है। ज्ञान शिक्षा और अनुभव से प्राप्त होता है, यह जानकारी और तथ्यों का संग्रह होता है। ज्ञान पढ़ाई और सीखने से बढ़ता है। ज्ञान का विकास लगातार किया जा सकता है, यानी ज्ञान को आप बढ़ा सकते हैं, यानी बुद्धि से ही क्या होता है, ज्ञान होता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। आगे यहाँ पे है क्वेश्चन नेक्स्ट कि पर्यावरण शिक्षा का महत्व क्या है। क्वेश्चन ये भी रिपीट किया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पर्यावरण शिक्षा क्यों जरूरी है। पर्यावरण शिक्षा से विद्यार्थी को पर्यावरण संरक्षण और संतुलित ज्ञान जो है वो होता है कि कैसे हमें इन्वायरमेंट को बचाना है, कैसे किस प्रकार से काम करना है, कैसे संसाधनों को उपयोग करना है, ये सब हमें सिखाता है। इसका क्या महत्व है तो आप इसमें लिख सकते हैं 2-4 लाइन, जैसे कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती है, ये पहला महत्व हो जाएगा। दूसरा, प्रदूषण कम करने की जानकारी मिलती है। तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों को सही उपयोग की शिक्षा मिल जाती है कि हमें प्राकृतिक संसाधन कैसे उपयोग करना है। चौथा है, प्रकृति और जीव जंतु को संरक्षण की भावना विकसित होती है कि हमें प्रकृति और जीव जंतु जो है कैसे उनका संरक्षण करना है। आगे है, यह स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं, आप इन्हें अच्छे से जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आपका शुरुआत होगा लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आपका 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तकरीबन जो है 2 से ढाई पेज में आपको आंसर लिखना होगा, तब 10 अंक आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। डायग्राम, फ्लो चार्ट, इन सब का प्रयोग जरूर करेंगे तभी पूरा नंबर आपको मिलेगा। 6 क्वेश्चन रहेगा, 6 में से 3 करना होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। मध्यकालीन शिक्षा के गुण दोष के सामान्य विवरण प्रस्तुत कीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसकी जगह पे आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अर्थ स्पष्ट कीजिए, उसके कार्यों के बारे में लिखिए, ठीक है। अगला यहाँ पे महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद अथवा करके यहाँ पे दिया है, बुद्धि लब्धि क्या है, इसको कैसे निकाला जाता है और शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है यहाँ पे सामाजिकता के आधार पे व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा करके आप ये वाला कर सकते हैं कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा दीजिए। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। कभी कभी लोगों के मन में डाउट हो जाता है कि मान लेते हैं जब इसे 21 नंबर क्वेश्चन दोनों नहीं आ रहा है तो क्या हम इसकी जगह पे 20 नंबर में से दोनों कर सकते हैं। नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। जैसे 20 नंबर क्वेश्चन है तो 20 में से चाहे आप ये वाला करिए चाहे आप ये वाला करिए, ऐसे ही 21 नंबर क्वेश्चन में से चाहे आप ऊपर वाला करिए चाहे आप ये वाला करिए, दोनों में से कोई करना होता है। ऐसा नहीं कि दोनों क्वेश्चन आप जैसे 19 नंबर क्वेश्चन है दोनों कर दीजिए 20 नंबर छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नंबर कट सकता है, इसलिए पूरा अच्छे से आप बढ़िया से करके आना, ठीक है दोस्तों। अगर नहीं आएगा तो बना कर कुछ ना कुछ लिखकर ज़रूर आएगा, छोड़कर मत आइएगा। अगर छोड़ देंगे तो नंबर कट जाएगा, लेकिन कुछ बनाकर लिख कर आएंगे तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।